माननीय सभापति महोदय, बहुत धन्यवाद। आज खेती किसानी से संबंधित दो महत्वपूर्ण बिलों पर काफी लंबे समय तक चर्चा हुई और अभी 8:45 बज रहा है और अभी भी इसे पूरा होने में समय लगेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस बिल पर सभी दलों के प्रमुख लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। कुछ लोगों ने विरोध किया है, कुछ ने समर्थन किया है, कुछ लोगों ने राजनीतिक रूप से अपनी बात रखी है, कुछ लोगों ने इसे काला कानून बताया, कुछ लोग काले कपड़े पहनकर ही सदन में आ गए। तो भिन्न भिन्न तरीकों से अपना संदेश देने की कोशिश की है। मैं उन सब सदस्यों के प्रति हृदय से बहुत धन्यवाद करता हूं और इस अवसर पर सदन के माध्यम से सभी सदस्यों को और संपूर्ण देश के किसानों को यह बहुत जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं कि देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए न तो कभी गांव गरीब किसान का आयत हुआ है और न ही आने वाले कल में होगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक और कीमत आश्वासन का विधेयक दोनों लाए गए हैं, ये दोनों विधेयक किसान के जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले विधेयक हैं। आप किसी कानून को सिर्फ आज एक कानून की नजर से देख रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान होगा कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब काम संभाला तब से लगातार गांव, गरीब, किसान, खेती ये आगे बढ़ें, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रधानमंत्री जी की लगातार यह कोशिश रही। आज कानून आ रहा है, लेकिन इस कानून के आने से पहले कि अगर पृष्ठभूमि को देखेंगे तो ध्यान में आएगा 9-10 में यूपीए की सरकार थी। उस समय कृषि मंत्रालय का बजट 12,000 करोड़ रुपया होता था और आज मोदी जी की सरकार है, 1,34,000 करोड़ रुपया कृषि का बजट है। अगर मोदी जी की प्रतिबद्धता खेती के प्रति नहीं होती, किसान के प्रति नहीं होती, तो क्या ये बजट प्रावधान आज भारत सरकार में होते? दूसरा, आज तक कभी भी वर्ष भर में 75,000 करोड़ रुपया भारत सरकार के खजाने से निकलकर किसान की जेब तक पहुंचे, दुनिया में कहीं नहीं हुआ। पीएम किसान योजना के माध्यम से आय सहायता की योजना प्रारंभ की गई और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आज तक 92,000 करोड़ रुपया सीधा किसान के अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से पेमेंट हुआ है। किसान उन्नत हो, किसान ताकतवर हो, किसान संगठित हो, किसान को किसानी के लिए तकनीकी समर्थन मिल सके, इस दृष्टि से
10,000 देश में नए एफपीओ बनाने की घोषणा मोदी सरकार के द्वारा की गई। यह सिर्फ घोषणा नहीं है, इस पर काम प्रारंभ हो गया है और 6,850 करोड़ रुपया एफपीओ को समर्थन देने के लिए और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए खर्च किया जाएगा। आमतौर पर छोटी छोटी योजनाओं के माध्यम से किसानी के क्षेत्र में कुछ सब्सिडी देने का काम हुआ करता था, लेकिन पहली बार जो किसानों को ऋण मिलता था वो 8 करोड़ था, 8 लाख करोड़ था। नरेंद्र मोदी जी ने तय किया किसानों को 15 लाख करोड़ रुपए तक का ऋण मिले। जब कोविड के बाद आत्मनिर्भर पैकेज की बात आई तो कृषि अवसंरचना के लिए 1 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की गई। फिशरीज के लिए 20,000 करोड़, पशुपालन के लिए 15,000 करोड़, हर्बल खेती के लिए 4,000 करोड़, फूड प्रोसेसिंग के लिए 10,000 करोड़ और मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपया। और यह सिर्फ घोषणा नहीं है। 8 जुलाई 20 को कृषि अवसंरचना पैकेज का मंजूरी मंत्रिपरिषद से हुई। 1 महीने के भीतर 9 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री जी के हाथों 1128 करोड़ रुपए का ऋण इस पैकेज के अंतर्गत देश भर में सहकारी समितियों को प्रदान कर दिया गया। आज यह बढ़कर लगभग 1,500 करोड़ रुपया हो गया है। इन 5 वर्षों में लगातार इस बात की कोशिश की गई है कि बुआई का रकबा बढ़े, जैविक खेती का रकबा बढ़े, उत्पादन बढ़े, उत्पादकता बढ़े, उपार्जन बढ़े और इस दिशा में लगातार सफलतापूर्वक सरकार काम कर रही है। आज बहुत सारी जो बातचीत हुई, उस बातचीत में मुख्य रूप से एमएसपी की बात बहुत सारे लोगों ने कही है और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ उनकी बात सुनकर। स्वामीनाथन साहब ने कृषि सुधारों के मामले में अपनी रिकमेंडेशन को प्रस्तुत किया था। हमारे कांग्रेस के मित्र भी एमएसपी की बात कर रहे थे। यूपीए की सरकार 10 साल रही, स्वामीनाथन साहब की रिकमेंडेशन को मंजूर नहीं किया गया। ये मोदी सरकार है, ये मोदी सरकार है जिन्होंने एमएसपी को 1.5 गुना करने का निर्णय किया। और मैं बताता हूं, 15-16 में धान का एमएसपी 1410 था और 19-20 में यह 1815 है। गेहूं का एमएसपी 14-15 में 1525 था, आज 1925 है। मूंगफली का एमएसपी 4030 था, आज 5090 है। सोयाबीन का एमएसपी 2600 था, आज 3710 है। चने का एमएसपी 3500 था, आज 4875 है। जहां तक उपार्जन का सवाल है एमएसपी पर, तो यूपीए सरकार 9 से 14 तक थी, 1670 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई थी, जिस पर 2,88,770 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में आई
2014 से 19 तक 1870 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई, जिस पर 4,34,788 रुपया खर्च हुआ। ये धान का हुआ। गेहूं का 9 से 14 1395 लाख मीट्रिक टन खरीद हुई, 1,68,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ। आज एनडीए 14 से 19 1457 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई, 2,27,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ। दलहन और तिलहन 2004 से 14 तक दलहन और तिलहन की जो खरीद हुई वो 5.4 लाख मीट्रिक टन हुई। तिलहन की खरीद 50.5 लाख मीट्रिक टन हुई। और एनडीए के 6 वर्ष में 2014 से 2020 तक दलहन 100 लाख मीट्रिक टन खरीदा गया और तिलहन 56 लाख मीट्रिक टन खरीदा गया। और इनको सबको एमएसपी के दाम कुछ राज्यों को छोड़कर, जो राज्य बिलों का विरोध भी कर रहे हैं, उनको छोड़कर डीबीटी के माध्यम से किसान को दिया जा रहा है। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे आंकड़े मैं बता सकता हूं, जिन आंकड़ों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वामीनाथन साहब की रिकमेंडेशन को स्वीकार करके एमएसपी को 1.5 गुना बढ़ाया। 1.5 गुना बढ़ाया, एमएसपी लोगों को ज्यादा मिली, ज्यादा उपार्जन हुआ। और मैं आज बहुत जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं, देश में एमएसपी पर खरीद हो रही थी, खरीद हो रही है और आने वाले कल में भी खरीद होती रहेगी। इसमें किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। और मैं सदन के माध्यम से किसानों को यह भी आग्रह करना चाहता हूं, राजनीतिक दृष्टि से कोई भी दुष्प्रचार से प्रभावित ना हो। देश में भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है और यह सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जहां तक दोनों एक्टों का सवाल है, अब ऐसा लगा कुछ लोगों के भाषणों से तो कि अचानक ही कुछ हो गया और कुछ लोगों ने काला कानून तक कह डाला। मुझे किसी ने कहा कि हमारे कुछ मित्रों ने उस एक्ट की प्रतियों को फाड़ दिया, तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे इस बात का आश्चर्य नहीं है। मैंने इस सदन में एक पार्टी के वरिष्ठ नेता को उन्हीं के पार्टी के प्रधानमंत्री के द्वारा बनाया गया एक्ट उसको लोकसभा में फाड़ते हुए देखा है, तो इसलिए मुझे इस मामले में कोई बहुत आश्चर्य नहीं होता। दूसरा मैं दूसरा मैं आपको कहना चाहता हूं, ये जो रिफॉर्म है इन पर किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अप्रैल 9, 2005 एग्रीकल्चर समिट दिल्ली में हुई थी। उस समय प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी थे और उन्होंने समिट को संबोधित करते हुए कहा था कि सभी वस्तु एवं सेवाओं के लिए स्थानीय मार्केट को एकीकृत किए जाने हेतु उनकी सरकार प्रतिबद्ध है। समय आ गया है कि कृषि उत्पादों के लिए हमको पूरे देश को एक कॉमन सिंगल मार्केट बनाना है।
एक राष्ट्र एक मार्केट की बात जो बिल में है वो मनमोहन सिंह जी ने उद्धृत उस समय की थी। हमको व्यवस्थित तरीके से आंतरिक नियंत्रण एवं बाधाओं को हटाना है तथा हमें किसानों एवं एनजीओ, सहकारी संस्थाओं एवं प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से मध्य प्रत्यक्ष विपणन को इनेबल प्रोत्साहित करना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, माननीय मनमोहन सिंह जी का बयान है। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र है, तो कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में साफ साफ कहा गया है, ये कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है। अब घोषणा पत्र पर तो प्रतिबद्ध लोगों को रहना ही चाहिए। ये घोषणा पत्र के आधार पर ही देश में पार्टी के प्रति लोग धारणा बनाते हैं। इस घोषणा पत्र में 17 पेज पर देखो, बिंदु क्रमांक 11 और 21। 11 में कहा है कांग्रेस कृषि उपज मंडी समितियों के अधिनियम में संशोधन करेगी जिससे कृषि उपज के निर्यात और अंतर्राज्यीय व्यापार पर लगे सभी प्रतिबंध समाप्त हो जाएंगे। ये कांग्रेस का घोषणा पत्र है, देख लो। और 21 को भी, और देखो और 21 को भी। मंत्री जी, माननीय सदस्य, मैंने पहले भी आग्रह किया था, कोई भी माननीय सदस्य खड़ा होकर नहीं बोले, और मास्क खोल के खड़ा होकर तो बिल्कुल न बोले। दूसरा बिंदु क्रमांक 21 को देखें। कल एसेंशियल कमोडिटी एक्ट पर चर्चा हुई, हमारे मित्रों ने विरोध भी किया। 21 बिंदु पर लिखा है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को बदलकर आज की जरूरतों और संदर्भों के हिसाब से नया कानून बनाएंगे जो विशेष आपात परिस्थितियों में ही लागू किया जा सकेगा। तो हमने क्या कहा, ये कांग्रेस का घोषणा पत्र है। इसी प्रकार से अगर आप पंजाब कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र को देखोगे तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी ये सारी चीजें मेरे घोषणा पत्र में भी हैं और मैं अपने घोषणा पत्र के प्रति प्रतिबद्ध हूं। मेरी पार्टी भी प्रतिबद्ध है, इसलिए ये कानून बनाने के लिए आए। इसी प्रकार से पंजाब का भी देखें तो पंजाब के घोषणा पत्र में भी इसी प्रकार से लिखा हुआ है। दूसरा स्वामीनाथन साहब की बात बहुत की जाती है। एक एमएसपी का तो मैंने बता दिया, आप मांग करते हो तो उनकी जो रिकमेंडेशन है उनके लिए आपको लड़ाई भी लड़ना चाहिए। रिकमेंडेशन को अमल करने के लिए जब हम आते हैं तो लोग विरोध करने के लिए खड़े हो जाते हैं। स्वामीनाथन साहब ने कहा राज्यों को निर्देश देना चाहिए कि निश्चित अवधि में अपने ऑडिटेड रिकॉर्ड जमा करें ताकि लाभार्थियों को एमएसपी पर उपार्जन का फायदा तत्काल मिल सके। अनाज और व्यावसायिक फसलों पर अप्रत्यक्ष करों की प्रणाली को रिव्यू किया जाना चाहिए। अनिवार्य मंडी टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि मंडियों में उपलब्ध अधोसंरचना के इस्तेमाल पर सर्विस चार्ज लिया जाना चाहिए। वर्तमान विधेयक जो आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं, यह आने वाले कल में मंडियों की अधोसंरचना को विकसित करने की दृष्टि से भी प्रेरित करेगा। एक राष्ट्रीय बाजार होना चाहिए। संविदा खेती के माध्यम से मार्केट लिंकेज स्थापित करना चाहिए। आज हम मार्केट लिंकेज स्थापित करने के लिए एक्ट लाए तो आप स्वामीनाथन साहब की बात नहीं मानना चाहते।
शरद जोशी जी श्वेतकारी संगठन के नेता थे और इस देश के बहुत बड़े किसान नेता थे, जिन्होंने किसानों की समस्याओं पर अनुसंधान भी किया और किसानों के लिए जीवन भर संघर्ष भी किया। शरद जोशी जी क्या कहते हैं? किसान व्यापारियों के एकाधिकार पर निर्भर है एवं एपीएफसी एक्ट इसका मुख्य कारण है। दूसरा वो बोलते हैं, हम अपने किसानों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए कह रहे हैं, जबकि वह मंडी सिस्टम की जंजीरों से बंधे हुए हैं। यह शरद जोशी साहब ने कहा है। तीसरे पॉइंट पर वो कहते हैं, ईसी एक्ट और एपीएमसी एक्ट खत्म कर देने चाहिए और कृषकों को विभिन्न नियम कानूनों से आजाद किया जाना चाहिए। आज शरद जोशी साहब की जो बात कही गई है, उसको नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश में अमल किया जा रहा है और आज के बाद किसान अपनी फसल बेचने के लिए आजादी प्राप्त हो जाएगी। नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स की 2006 में सिफारिशें आई। उन्होंने बहुत सारी सिफारिशें की। मंडी टैक्स को हटाने के लिए सिफारिश की, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृषि उत्पादों की प्रतिस्पर्धा होगी टैक्स खत्म करने से, प्राइवेट मंडियां खोलने की बात की और उन्होंने ये भी कहा कि आजादी के समय मंडी आवश्यक थी, लेकिन मंडी की कार्यप्रणालियों में पारदर्शिता नहीं है और इसलिए उन्होंने कहा कि आंतरिक व्यापार संबंधी सभी बाधाओं को हटाना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि संविदा खेती भारतीय खेती के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे प्राथमिक क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और उत्पादकता बढ़ेगी। ये फार्मर्स कमीशन की रिपोर्ट है। अब इसके साथ ही अगर हम थोड़ा और आगे आ जाएं तो ध्यान में आएगा कि 2007 में यूपीए गवर्नमेंट थी और उस समय यूपीए गवर्नमेंट ने मॉडल एपीएमसी नियम बनाकर राज्यों को लागू करने के लिए कहा था। उस समय क्या स्थिति थी? मंत्रिमंडल के सेक्रेटरी ने अप्रैल 2011 में सुझाव दिया था, कृषि उत्पादों के अंतर्राज्यीय व्यापार को बढ़ाया जाए एवं कृषि मंत्रालय ने एक कृषक उत्पाद अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य विकास और विनियम विधेयक 2012 भी तैयार किया था। 2014 में कांग्रेस की सरकार थी। उस समय फलों और सब्जियों पर एपीएमसी अधिनियम से उनको बाहर करने की बात कही गई थी, जिसको उस समय कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक हो, आसाम हो, हिमाचल हो, मेघालय हो, हरियाणा ने लागू किया था। हुड्डा जी ने तो उसका उद्घाटन किया था। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं आज आप सबके सामने रख सकता हूं कि जो लोग आज विरोध कर रहे हैं, किसी न किसी समय पर उन्होंने इन सारे कानूनों की वकालत करने का काम किया और इसलिए आज निश्चित रूप से उनका जो विरोध है वो काल्पनिक हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है, लेकिन धरती से जुड़ा हुआ नहीं है। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि आज मंडी में समर्थन मूल्य पर खरीद होती है, उसका समय तय होता है। 1 महीना या 20 दिन समर्थन मूल्य पर खरीद हो गई, उसके बाद किसान की गारंटी कौन लेता है? उसके बाद भी तो उसका उत्पादन बचा रहता है, उसको वो मंडी में आकर बेचता है। जब हमने ये बात कही है कि एमएसपी पर खरीद होती रहेगी, तो किसी मंडी वाले व्यक्ति को चिंता करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज जिस व्यापार और वाणिज्य विधेयक को हम लेकर आ रहे हैं,
यह किसान को बांधने वाला विधेयक नहीं है, यह किसान को स्वतंत्रता देने वाला विधेयक है। आज एक मंडी में अधिकतम 50 व्यापारी काम करते हैं। इस एक्ट के लागू होने के बाद ये प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और 500 की जगह 50 व्यापारी प्रतिस्पर्धा करेंगे, जिससे किसान को उसके उत्पादन का उचित मूल्य मिल सकेगा। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे, स्वाभाविक रूप से जब बाहर प्रतिस्पर्धा होगी तो उसका फायदा किसान को ही मिलेगा। दूसरा, यह भी कहा जाता है कि किसी व्यापारी को नुकसान हो जाएगा, मजदूर को नुकसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अभी एक व्यापारी एक मंडी का लाइसेंस जारी है, वो उसी मंडी में खरीद फरोख्त कर सकता है। इससे लाइसेंस राज समाप्त होगा, इंस्पेक्टर राज समाप्त होगा, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगेगा। किसान भी स्वतंत्रता पूर्वक एक राज्य से दूसरे राज्य में अपने उत्पादन को बेच सकने के लिए आजाद होगा और व्यापारी भी पूरे देश में कहीं भी व्यापार करने के लिए आजाद होगा। जहां ट्रेड होगा, जहां माल की ढुलाई होगी, वहां लोगों को रोजगार मिलेगा। हम लोगों ने ई प्लेटफॉर्म की बात कही है, वो कुछ लोगों को पुसाती नहीं है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से एक बिचौलियों की बड़ी ताकतवर भूमिका रही है। लेकिन आप सब जानते हैं कि मोदी जी पारदर्शिता प्रेमी आदमी हैं और पारदर्शी व्यवस्था को लागू करने के लिए वो किसी भी सीमा तक जाते हैं और उसी का परिणाम है कि आज चाहे वो गैस की सब्सिडी का मामला हो और चाहे पीएम किसान योजना के अंतर्गत 93,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डालने का काम हो, एक बिचौलिया नहीं है। एक जमाना था जब ये कहा जाता था कि दिल्ली से 100 रुपए बेचते हैं, गांव में 15 जाते हैं, लेकिन आज आप दावे के साथ कह सकते हो कि 100 बेचते हैं तो 100 के 100 जाते हैं। पिछले दिनों ई नाम प्रोजेक्ट पर खरीद हम लोगों ने शुरू की। पहले 585 मंडियां जोड़ी गई थी, अब आज 1000 मंडियों पर हो रही है, काम हो रहा है। और ई नाम प्लेटफॉर्म पर 35,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है। इस एक्ट के आने के बाद तमाम सारे जिला स्थानों पर, तमाम सारे ब्लॉक स्थानों पर अनेक ई प्लेटफॉर्म खड़े होंगे और हम उन प्लेटफॉर्म के माध्यम से पारदर्शिता से ट्रेड करेंगे। कोई भी ई प्लेटफॉर्म, कोई भी व्यापारी अमानत में खयानत नहीं कर सकता है। आज मंडी का व्यापारी या मंडी का कोई भी कानून किसान को 3 दिन में पेमेंट की गारंटी नहीं देता। आज का यह विधेयक किसान को 3 दिन में पेमेंट होने की गारंटी देता है। जो मैंने पहले कहा था कि व्यापारी बढ़ेंगे, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और ई प्लेटफॉर्म बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे नौजवान पढ़े लिखे भाइयों को रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। बड़ी मात्रा में रोजगार लोगों को मिलेगा और इसलिए मैं आप सब लोगों को यह कहना चाहता हूं कि आने वाले कल में एक्ट के कारण और 1 लाख करोड़ के कृषि अवसंरचना कोष के कारण और किसान की बढ़ती हुई आय के कारण जो परिस्थिति और इंफ्रास्ट्रक्चर नीचे डेवलप होगा, उससे निश्चित रूप से कृषि के क्षेत्र में उन्नति होगी, समृद्धता आएगी, किसान की आय बढ़ेगी। अभी तक हम किसान की
सामान्य माली हालत पर विचार करते थे। कुछ योजनाएं चालू करके उसकी हम मदद कर देते थे, लेकिन पहली बार हमारे इस मूल्य आश्वासन और कृषि करार विधेयक के माध्यम से किसान के खेत की फसल की बात शुरू हुई है। मूल्य आश्वासन को हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहकर आलोचना कर देते हैं। यह करार तो है, लेकिन यह करार किसी कॉरपोरेट की आमदनी बढ़ाने के लिए नहीं है। यह करार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए है। बात कोई भी राजनीतिक दल करे, बात कोई भी नेता करे, लेकिन किसान के फार्म पर जाकर उसकी मदद कोई नहीं करता। देश में 86% छोटे किसान हैं, और ये 86% छोटा जो किसान है, इसकी खुद की अपनी माली हालत भी ऐसी नहीं है कि अपने खेत में निवेश कर सके। और वो छोटा किसान है, उसका खेत का रकबा छोटा है, इसलिए कोई भी प्रोसेसर, उद्योगपति, व्यापारी, स्टार्टअप उसके पास नहीं पहुंच पाता। ये संगठित हों, ये इकट्ठा हों, छोटा छोटा रकबा मिलकर एक एफपीओ के माध्यम से बड़ा रकबा बने और बड़े वॉल्यूम की पैदावार हो और बड़े वॉल्यूम का करार भी हो, तो निश्चित रूप से फायदा किसको होगा? हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी गांव की। इसलिए जो लोग विधेयक की आलोचना कर रहे हैं, मैं उनको यह कहना चाहता हूं कि यह जो दोनों एक्ट हैं, ये दोनों एक्ट कृषि की अर्थव्यवस्था को बल देने वाले हैं। जहां तक किसान की संरक्षा का सवाल है, मैं बहुत सारे राज्य सरकारों की बात हुई है। आज किसान के साथ अन्याय होता है तो कौन सा कानून है किसी राज्य में जो उसकी सुरक्षा की जाएगी? लेकिन इन कानूनों के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अगर अमानत में खयानत करेगा तो उसकी सुरक्षा का प्रावधान इन दोनों एक्टों में किया गया है। मूल्य आश्वासन एक्ट के अंतर्गत करारकर्ता और किसान जब दोनों आपस में करार करेंगे तो ये करार ऐसा करार नहीं होगा कि कोई किसी गरीब किसान की जमीन पर कब्जा कर सके। इस विधेयक में इस बात का प्रावधान है कि करार करते समय भूमि से संबंधित कोई भी करार नहीं होगा। अगर किसी ने भी भूमि से संबंधित कोई भी लिखापढ़ी करी तो ये कानून का उल्लंघन ही माना जाएगा। ये विधेयक में प्रावधान नहीं है। दूसरा, अगर किसान की जमीन पर करारकर्ता उसके साथ मिलकर काम कर रहा है और कोई फसल ऐसी है कि उस फसल के लिए उसको कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, दोनों की रजामंदी से इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन सकता है, लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर किसान का ही स्वामित्व होगा, करारकर्ता का कोई स्वामित्व नहीं होगा। जिस दिन करार खत्म होगा उस दिन करारकर्ता या तो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को उखाड़ कर ले जाएगा, और अगर वो उखाड़ेगा नहीं तो किसान ही उसकी भूमि का मालिक है, वो उस अधोसंरचना का भी मालिक हो जाएगा। जहां तक किसान और करारकर्ता के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो हमने ये व्यवस्था की है कि वो विवाद एसडीएम के पास जाएगा।
एसडीएम दोनों पक्षों से कहेगा कि आप एक एक पंच या दो दो पंच नियुक्त कर लो। किसान के भी 2 प्रतिनिधि होंगे, व्यापारी के भी 2 प्रतिनिधि होंगे, और एसडीएम कहेगा कि आप लोग इसमें सुलह करके आओ। अगर ये पंचायत सुलह कर लेती है तो ठीक है, और अगर सुलह नहीं करती तो किसान एसडीएम के पास जाएगा और एसडीएम 30 दिन के अंदर उसका अनिवार्य रूप से फैसला देगा। ये प्रावधान हमने इसमें किया है, और साथ ही साथ ये भी प्रावधान किया है कि करारकर्ता और किसान के बीच में जो करार है उसमें अगर कोई विवाद खड़ा होता है तो विवाद के विरुद्ध अगर एसडीएम कोर्ट में फैसले के लिए जाते हैं और ऐसा लगता है कि भाई इसमें किसान की गलती है, तो किसान से अगर वसूली का आदेश होगा तो सिर्फ उतना ही आदेश हो सकता है जितना आदान प्रदान करने के लिए करारकर्ता ने उसे दिया हो। अगर बीज उपलब्ध कराया है, पेस्टिसाइड उपलब्ध कराया है और कोई टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराई है, तो कुल मिलाके अगर 100 रुपए उसने उपलब्ध कराए तो 100 रुपए ही किसान के द्वारा दे होंगे। साथ ही एसडीएम कोर्ट भी किसान की भूमि के विरुद्ध इस पारित आदेश की जो राशि है उसकी वसूली नहीं कर सकता। किसान की भूमि को पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है। किसान तय करेगा कि मैं अगली फसल पर दूंगा तो अगली फसल पर ही होगा, लेकिन व्यापारी अगर गड़बड़ करता है तो व्यापारी को 100% करार का पालन करना होगा और उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है। ये भी प्रावधान किया है, किसान पर किसी प्रकार का जुर्माना नहीं होगा। मूल्य आश्वासन का मायने ये है कि जिस दिन करार होगा, ये करार बुआई से पहले होगा और बुआई के समय एक मिनिमम कीमत दोनों लोग मिलकर तय करेंगे, और दोनों लोग मिलकर, जैसे उदाहरण के लिए केला है तो एक मिनिमम मूल्य निकाला कि केला 10 रुपए किलो, तो करार में 10 रुपए किलो आएगा। ये 10 रुपए किलो का भुगतान ओला, पाला, इल्ली, बाढ़, प्राकृतिक आपदा कुछ भी आए, लेकिन करारकर्ता को मिनिमम मूल्य का भुगतान किसान को करना ही होगा, यह उसके लिए बाध्य है। और साथ ही ये भुगतान करेगा किसान को, लेकिन अगर फसल आई और फसल आने के बाद अगर प्रोविजन है, आप देखो, और उसके बाद अगर फसल आई और उसकी कीमत 20 रुपया किलो हो गई, तो करार करते समय इस बात का करार में उल्लेख किया जाएगा कि कीमत अगर दुगनी होगी तो इतना प्रतिशत किसान को और मिलेगा। ये प्रावधान भी उसमें किया गया है। तो किसान की संरक्षा दोनों एक्टों में की गई है। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अगर मंडी परिधि के बाहर का जो प्रेमाइसेस है, चाहे वो किसान का घर हो, चाहे वो किसान का खेत हो, चाहे वो किसान का माल जहां रखा है वो वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज हो, अगर उस पर से खरीद की जा रही है तो उस पर कोई टैक्स लगने वाला नहीं है। न राज्य सरकार टैक्स लगा सकती है, न केंद्र सरकार टैक्स लगा सकती है। मैं टैक्स का स्लैब आपको पढ़ के बताऊं तो राज्य सरकारों का मंडी टैक्स 2% से लेकर 8.5% तक है। पंजाब के हमारे मित्र अभी बात कर रहे थे,
सर्वाधिक पंजाब में 8.5% है। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि अगर मंडी के बाहर ट्रेड होगा तो ये 8.5% टैक्स नहीं लगेगा और ये 8.5% का फायदा सीधा सीधा किसान को होने वाला है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं और बहुत विनम्रता से अनुरोध करना चाहता हूं कि ये खेती और किसानी से संबंधित विधेयक हैं। ये किसान के चेहरे पर खुशहाली लाने वाले हैं, किसान की जिंदगी को बदलने वाले हैं, हिंदुस्तान की एग्रीकल्चर ग्रोथ को बढ़ाने वाले हैं, हिंदुस्तान के किसान को निर्यातक से जोड़ने वाले हैं, हिंदुस्तान के किसान को आगे बढ़ाने में योगदान देने वाले हैं। इसलिए इन विधेयकों को कृपया राजनीतिक चश्मे से न देखें। मेरी विनम्र प्रार्थना है कि इन विधेयकों को पढ़ें और अपने जमीर पर हाथ रख के सोचें कि अगर विधेयक किसान को फायदा पहुंचाने वाला है तो विधेयक का समर्थन करें, और अगर आपको लगता है कि राजनीतिक बात करना है तो मुझे कुछ कहना नहीं है। मैं इस अवसर पर सिर्फ यही प्रार्थना आप सब लोगों से करना चाहता हूं कि आप सबका आशीर्वाद, आपका समर्थन इन विधेयकों को मिलना चाहिए। और इन विधेयकों को मैं सबसे कह रहा हूं, आपसे नहीं, मैं सबसे कह रहा हूं, मैं सबसे ही कह रहा हूं, आपका समर्थन और आशीर्वाद इन विधेयकों को मिलना चाहिए। और इन विधेयकों में अगर किसान देखना है और इन विधेयकों में किसान का हित देखना है तो मेरे मित्रों, राजनीति का चश्मा उतारकर किसान का चश्मा लगा लो तो किसान का हित इसमें दिखाई देगा। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।